आपका स्वागत है फिर से संध्या के 7 बजे के कार्यक्रम एमबीएन न्यूज नेटवर्क के लाइव परिचर्चा में। हम लाइव परिचर्चा इसलिए लाते हैं कि जो वास्तविक बात है लोगों की वो एक्चुअली लोग उसी समय बात रखे। और हमारे लोगों को जहां हजारों सालों से बोलने नहीं दिया गया, तो हमारे लोग अभी 70 साल में जो आजादी का हमने हासिल किया उसमें हम कितना आगे पहुंच सके, ये भी एक हमारा एक लेवल, एक स्तर हम जांच ये करने का एक मामला है। चलिए बात करते हैं आज जिस विषय पर हम आज लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे भारत में जो है स्थापित हुई, और क्या आज आप देख रहे हैं भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको आज आप कैसे देख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं अ, जो साथी है वो बिहार और झारखंड दोनों जगह से जुड़े हुए हैं। और आज जो विषय है वो आपके सामने है, लोकतंत्र में 15% सत्ता में कैसे। ये आज का विषय है, लोकतंत्र में 15% सत्ता में कैसे बैठे हुए हैं, जबकि भारत में डेमोक्रेसी है फिर भी वो कैसे सत्ता में है, ये एक हमारे सामने सवाल है। तो हम इस पर हम ढूंढेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ रामेश्वर मंडल जी जुड़ेंगे, पीपीआईडी झारखंड से है। साथ में हमारे साथ सुरेश पासवान जी जुड़ेंगे जो पीपीआईडी बिहार से है। और मूल निवासी संघ के रंजीत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तीनों साथियों के साथ हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, और ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी है भारत में, जो है लोकतंत्र है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कहने को डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी होती तो आज जो एक वैचारिक संघर्ष भारत में दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। हर लोगों के पास जो है समस्या समाधान करने के उसके पास पर्याप्त उसको अधिकार मिले होते हैं। लेकिन आज चाहकर भी लोग जो बड़ा तबका है, बैकवर्ड क्लास जो है, वो चाहकर भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो चुन तो रहा है सरकार, लेकिन वास्तव में उसकी बातें, उसकी समस्याएं सरकार नहीं सुन रही है। हजारों लाखों लोग जो है आज समस्याग्रस्त है, चाहे बीमारी के, चाहे शिक्षा से ले ले, चाहे गरीबी से, हर तरह से। फिर हम ये नहीं कह सकते कि भारत में जो है डेमोक्रेसी पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका कुछ दायित्व है कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए। व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को पहुंचाइए, फेसबुक में शेयर कीजिए, टाइमलाइन में शेयर कीजिए। फिर इस कार्यक्रम को यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। कार्यक्रम के बाद आप तुरंत इसको यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले जो हमारे साथ रंजीत बास्की जी जमशेदपुर से हैं, हम उनसे चर्चा को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लिए, और आपसे जो सवाल है, आ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप रंजीत जी? आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब है सर। रुक रुक कर आवाज आ रही है। जी रंजीत जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए।
जी, ओके, जी ठीक है। आपसे मेरा ये सवाल है, रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, उनसे मेरा सवाल है कि जो डेमोक्रेसी है और जो राजतंत्र हम बात करते हैं, एक तो राजतंत्र और एक लोकतंत्र, आधारभूत क्या परिवर्तन है दोनों में? जी रंजीत जी। जी, सबसे पहले तो आज इंडियन न्यूज चैनल में पैनलिस्ट के साथ साथ एमबीएन न्यूज के संस्थापक, संचालक सभी को जय भीम, जय बिरसा, जय मूल निवासी। जी। महाशय, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश राजतंत्र से ही गुजर चुका है और अभी लोकतंत्र में स्थापित है। हम्म। राजतंत्र मोनार्की शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वोपरि होता है। हम्म। राजतंत्र में निरंकुश शासन करते थे और जनता पे कई अत्याचार करते थे। हम्म। राजा शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता, बल्कि वंशगत होता है, या किसी दूसरे का दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। हम्म। इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राजा घराने का कोई भी व्यक्ति ही हमेशा राजगद्दी पर बैठ सकता था, चाहे वह आयोग क्यों ना हो। राजतंत्र के संदर्भ में भारत की स्थिति भिन्न है। 600 बीसी से 400 बीसी तक राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य ना होकर देवता के समान है। वे उनके सलाहकार थे और उनके बिना राजा ना तो शासन कर सकता था, ना ही यज्ञ अनुष्ठान। जी। राजा समाज और धर्म के रक्षक था तथा गणराज्य में यह समझा जाता था कि मुखिया को जन साधारण से चुना जा सकता है। ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र के उपयोग का इतिहास लंबा और ऊंच नीच से भारत के प्राचीन गणतंत्र अथवा यूरोप के एथेंसी लोकतंत्र का इतिहास ही 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और हम देखते हैं कि उस काल के मानव समाज में भी लोकतंत्र संस्थाएं किसी ना किसी रूप से विद्यमान थी। मानवीय गतिविधि जैसे जैसे व्यापक रूप लेते गई, मानव दृष्टि से में भी व्यापकता अति आई। नागरिक सामाजिक निर्माण करने की आकांक्षा ने मनुष्य को लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे केवल निर्णय करने की प्रक्रिया ही में नहीं, अपितु कार्यकारी क्षेत्र में
भी भागीदारी उपलब्ध होती है। अपने विकास क्रम के विभिन्न चरणों में लोकतंत्र ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों को अन्यान्य मात्रा में सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आधुनिक लोकतंत्र की कोई ऐसी समुचित सर्वमान्य परिभाषा नहीं की जा सकती जो इस सब के पीछे छिपे हुए संपूर्ण इतिहास तथा अर्थ को आने में समाहित करती हो। भिन्न भिन्न युगों में विभिन्न विचारकों ने इसी अलग अलग परिभाषा की है, परंतु यह सर्वदा स्वीकार किया है कि लोकतंत्र व्यवस्था वह है जिसमें जनता की संप्रभुता हो, जनता का क्या अर्थ हो, संप्रभुता कैसी हो और कैसे संभव हो, यह सब विवादास्पद विषय है रहे हैं। फिर भी जहां तक लोकतंत्र की परिभाषा का प्रश्न है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रमाणिक मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति है से शासन प्रणाली ही नहीं वरन एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा एक नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू आ जाती है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सटीक और जो स्पष्ट व्याख्या है पूरे विश्व के, वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रंजीत जी। हमारे साथ रंजीत बास्की जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए एक मैसेज दिया है। मूल निवासी संघ से हैं और ये जमशेदपुर टाटा से है। चलिए हम अब झारखंड के दूसरे छोर में चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेश्वर मंडल जी। और ये आज हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के राजनीति को राजनीतिक अध्यक्ष हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, तो हम उनसे भी बात करेंगे रंजीत रामेश्वर जी से। सर, ये जो आपने ये जो रंजीत जी ने अभी बताया डिटेल में कि भाई ये डेमोक्रेसी है, ये इसका परिभाषा है, तो हमें बताइए कि भारत में कैसे डेमोक्रेसी आप देखते हैं? सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट साथी रंजीत जी एवं सुरेश जी और मनोज सर जी एवं ये श्रोता सभी जो है मूल निवासी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज का विषय है, बहुत अच्छा विषय है कि 15% शासन सत्ता में क्यों, भारत के शासन सत्ता पर 15% अल्पसंख्यक क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी संदर्भ में मेरे सामने प्रश्न रखा गया है कि भारत के का लोकतंत्र कैसा है। तो इस संबंध में कहना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और चूंकि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, इसलिए भारत में शासन व्यवस्था भी जो है लोकतांत्रिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। आज 2021 हो रहा है, ये लगभग 71 वर्ष हो चुका है। हमें यह आकलन करना चाहिए कि व्यवहार में भारत में लोकतंत्र की क्या अवस्था है, किस प्रकार चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लोकतंत्र का जो स्वरूप है, उसकी जो विशेषता है,
उसके बारे में कुछ हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये जैसा कि परिभाषा दिया गया है अब्राहम लिंकन का, जो सर्वमान्य परिभाषा है, फॉर द पीपुल, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मतलब कि ये जो है शासन जो है जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता की है। तो इसमें जो है जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के प्रतिनिधि द्वारा सरकार गठित होता है, और ये जनता जो है उसको चुनाव के द्वारा जो है चुनती है। तो ये जो है सरकार तो माने चुने हुए प्रतिनिधि का होता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी जो है, ये सरकार की अंतिम जिम्मेदारी जो है जनता के प्रति है। एक बात, दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र जो है इसका मुख्य सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय। इस चार तत्व पर, चार सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय। और उसके बाद जो है इसका जो है 3 स्तंभ है। लोकतंत्र में 3 स्तंभ है, 3 संस्थाएं हैं। ये जो है किसी एक व्यक्ति का शासन इसमें नहीं है, कोई एक राजा नहीं है, इसमें जो है 3 संस्थाएं मिल करके जो है लोकतंत्र बनता है, जिसमें है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जी, भारत में रामेश्वर सर परिभाषा जो है उन्होंने रंजीत जी ने बहुत स्पष्ट किया। हम ये आपसे जानना चाहते हैं भारत में कैसी है। जी जी जी, तो भारत में ही वो उसी पर बोल रहे, उसी संदर्भ में बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो चौथा स्तंभ है मीडिया। तो ये 4 स्तंभ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में ये जो है समानता, स्वतंत्रता, समानता की बात नहीं मिलती है। कार्यपालिका में जो है एक खास वर्ष का प्रभाव पड़ता है, ये 15% आज विदेशियों का कब्जा है। कार्यपालिका में भी, विधायिका में भी और न्यायपालिका में भी उसी का कब्जा है। और फिर जो है ये मीडिया में भी जो है ब्राह्मण बनिया का पूरा कब्जा है। इस प्रकार ये जो है समानता की बात कहीं नहीं है। ये 15% लोग जो है समूचे चारों स्तंभ में छाए हुए हैं और 85% वाले को उसमें जो है कहीं पर जो है जगह नहीं है। इस प्रकार ये असमानता है। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं कि जाति भेद है, लिंग भेद है। उसके बाद जो है ये पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो है अत्याचार हो रहा है। अभी हाल में जस्ट आया है न्यूज में कि एक व्यक्ति, एक युवक जो है वो कोरोना का मास्क नहीं पहना था, तो उसके हाथ और पैर में कांटी धंसा दिया गया है। ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। तो ये जो है सामाजिक विषमता है हमारे देश में। और उसके बाद जो है आर्थिक विषमता के बारे में कहना है कि अभी हाल में जो एक रिपोर्ट आया था कि 1% व्यक्ति के पास जो है 1% लोगों के पास में है 73% जो है राष्ट्र की संपत्ति है। ये कितनी बड़ी विषमता, आर्थिक विषमता है। इसके बाद भी जो है, और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी और अंतर देखिए कि हमको कहीं भी समानता नहीं मिलती है देखने को। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, जिसकी संख्या 85% है, उसकी राजनीति में हिस्सेदारी 33% है, मात्र 33.5% है। जबकि 15% जो आज विदेशी है, ब्राह्मण है, शोषक जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उसकी हिस्सेदारी 66.5% है। फिर जो है नौकरी की बात जब करते हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज जो 85% में है, उसको आरक्षण मिला है 49%, और इसके बावजूद भी मात्र 13% जो है नौकरी में ये लोग हैं। दूसरी तरफ आज विदेशी जो है उसकी संख्या मात्र 15% है, और बिना आरक्षण के वो सब नौकरी में 87% है। उसके बाद आता है
मूल निवासी बहुजन समाज के लोग व्यापार में मात्र 3% है, जबकि विदेशी आज 15% वाले जो है वो 97% में है। उसके बाद जो है हिस्से में भी जो है मूल निवासी की भागीदारी मात्र 22% है, और विदेशियों की शोषक जातियों की 15% वाले जो है की हिस्सेदारी जो है 78% है। जमीन के मामले में देखते हैं तो मूल निवासियों के पास में मात्र 6% जमीन है, और आर्य विदेशियों के पास में 94% की जमीन है। इस प्रकार जो है विभिन्न क्षेत्र में असमानता है, कहीं भी समानता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सही है। मूल निवासियों की बड़ी आबादी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। दूसरी तरफ विदेशी आर्यों की उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जैसा कि पहले कह चुके हैं कि विदेशियों का कब्जा है। न्यायपालिका में जो है 95 या 98% जो है ब्राह्मणों का कब्जा है। ये ये जो है कोलेजियम सिस्टम में के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन होता है, उसमें 5 व्यक्ति का ये संस्था है, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और 4 जो है सीनियर जजेज होते हैं। ये सब ब्राह्मण होते हैं, और लगभग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है ब्राह्मण ही जज होते हैं, और इसी वजह से हमारे खिलाफ जो है जजमेंट होता है। बहुत तरह का जजमेंट आया है। ये जो है हमारे ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण दिया, और वो भी क्रीमी लेयर लगा करके, इसलिए कि अब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आरक्षण नहीं हो सकता, सीमा बांध दिया गया। लेकिन इधर हाल में ही जो है 10% सवर्णों को जो आरक्षण संसद के द्वारा पास किया गया और कानून बनाया गया कि 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, उस पर कानून बना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ कुछ नहीं बोलता है, चुप्पी साध लिया। तो इस प्रकार जो है, हाँ सर, हाँ, इस प्रकार जो है असमानता की व्यवस्था है। उसके बाद ये जो है स्वतंत्रता को भी जो है अंकुश लगाए हुए है। मीडिया जो है का उपयोग जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो उस पर अंकुश है सरकार का। उसके बाद जो है भ्रातृत्व नहीं है, जातिवाद हो रहा है, ये सांप्रदायिकता हिंसा का जो है माहौल है। इस प्रकार जो है ये ऐसी स्थिति में हम इसको जो है लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। ये बिल्कुल ब्राह्मण तंत्र है, या फिर निर्वाचित जो है नौकरशाही व्यवस्था है इस देश में। यही मेरा कहना है, लोकतंत्र नहीं है बिल्कुल। ये थे हमारे साथ झारखंड के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के स्टेट प्रेसिडेंट, जिन्होंने डेमोक्रेसी की भी बात की और भारत में डाटा भी बताया किसके कब्जे में क्या है, और फिर उन्होंने बताया कि क्या अन्याय की क्या परिकाष्ठा है। चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं सुरेश पासवान जी हमारे जुड़े हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि उनकी माइक, आप अपने माइक को सर अनम्यूट कर लीजिए। और आपसे सवाल है सर कि एक तो रंजीत बास्की सर ने ये बताया कि डेमोक्रेसी है क्या विश्व के परिदृश्य में, फिर हमारे रामेश्वर मंडल जी ने बताया कि कितना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, ब्राह्मण तंत्र उन्होंने कहा। 70 सालों के बाद ऐसा क्यों है, आपसे सवाल है जी। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हम अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, आवाज चली गई सर। हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कीजिए। बगल में आपका देखिए व्हाइट हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा है सर। हाँ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है। और वीडियो नहीं आ रहा है। जी आप उसको ऑन करिए।
उनका वीडियो शायद ऑफ हो गया है। आप फिर से जुड़ जाइए एक बार। आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है, लेकिन आपकी जो वीडियो है आवाज वो जा ऑफ रही है। बीच का जो आइकन है, बीच का जो आइकन है उसको ऑन कीजिए। वीडियो ऑफ है। चलिए हम रंजीत जी के पास चलते हैं। हाँ अभी हाँ बोलिए। सर। हाँ अभी बोलिए सुरेश आप बाबू। यस सर। जी। जी सर, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जैसे रंजीत बाबू ने बताया कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर रामेश्वर जी ने बताया कि क्या बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। 70 साल बाद ऐसे क्यों हुआ? वोट तो हम सब दे रहे हैं ना। हाँ सर, जी। ये जो समस्या भारत की, जो रामेश्वर बाबू और रंजीत बाबू, आज जो हमारे जो भी लोग हैं अध्ययन कर रहे हैं इस देश के बारे में, तो संविधान लागू होने के 70 वर्षों के बाद भी इस देश में भारत के मूल निवासियों को, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, उनको अधिकार नहीं मिला। उसका मूल कारण यही है कि जब आजादी का झंडा और जब आजादी का संविधान लागू हुआ, तो जो संविधान के प्रयोगकर्ता थे वो हमारे लोग नहीं थे, वो भी विदेशी थे। क्योंकि एक अंग्रेज चले गए तो दूसरा अंग्रेज आ गए, गोरे गए तो काले अंग्रेज आ गए। तो इसलिए उस समय भी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि प्रयोगकर्ता बुरे होंगे तो संविधान बुरा हो जाएगा, और कितना ही संविधान खराब हो, यदि प्रयोगकर्ता अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस देश में हैक उसी समय कर लिया गया था भारत के मूल निवासियों का अधिकार को, जब 15 वोट में से 13 वोट सरदार पटेल साहब को मिला था, और 1 वोट नेहरू जी को मिला था, और 1 वोट एब्सेंट थे 15 वोट में से। और उस समय इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार बननी थी, उसमें पटेल साहब को बनने नहीं दिया। उस समय भारत के एक महात्मा, जिनको कहिए पाखंडी, ने नेहरू जी के तरफ से समर्थन दे करके देश का पीएम चुन दिया 1 वोट वाले व्यक्ति को, जबकि 13 वोट वाले नहीं बने इस देश के जो मूल निवासी थे। सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद जब चुनाव हुआ, संविधान लागू होने के बाद, तो 60% टिकट नेहरू ने अपने वर्ग के ब्राह्मणों को दिया। 60% टिकट देकर 47% लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाया। तो संविधान तो कब्जा, उन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, बोलिए 47% उनके लोग जीत के गए। तो जो उस समय सत्ता में आए तो सिपाही जैसे लेकर आईजी तक अपने ही लोगों को बैठा दिया। तो हमारे लोगों को तो उस समय भी नहीं मिला। दूसरी बात थी कि शिक्षा में जो उन्होंने किया, सबसे बड़ा काम किया शिक्षा में। शिक्षा में उन्होंने क्या काम किया कि हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता को दफन किया, और अपनी संस्कृति और सभ्यता हम लोग को थोपने का काम किया। उससे हुआ क्या कि वास्तविक इतिहास से भारत के मूल निवासी जो है अपरिचित रह गए कि व्हाट इज फैक्ट अबाउट दिस कंट्री, डोंट नो, तो जानते ही नहीं है। तो जब जानते ही नहीं है, तो दुनिया का इतिहास है कि मनुष्य वही अपना इतिहास को निर्माण कर सकता है जो अपने इतिहास को जानता है। जी। एक तो इतिहास को नहीं जानता है वो सफल राजनीतिक भी नहीं हो सकता है। दो, तीसरा कि जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता है वह कभी क्रांति नहीं कर सकता है, न तो सफल राजनीतिक हो सकता है। और हमारे देश में हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारे लोगों को भाग्य भगवान जाति धर्म 6743 जाति बनाकर 33 करोड़ भगवान बनाकर देवी देवता इस अंधविश्वास में झोंकता रहा। आज भी हमारे लोग इतने मानसिक रूप से गुलाम हो गए कि उन्हें रिलेटिव पता ही नहीं है कि भारत का हिस्ट्री क्या है। तो इसलिए मानसिक जो गुलाम होता है वो सबसे बड़ा गुलाम होता है। क्योंकि हम लोग जो थे वो ब्राह्मणों के गुलाम थे, और ब्राह्मण जो था वो मुगल अंग्रेज के गुलाम थे। तो वो जानता था, उनको ये दिमाग में है, आर्यों को ये दिमाग में है कि हम 15% या 10% है तो हम बहुजन पर कैसे राज कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम गोली से तो राज कर सकते नहीं है, इसलिए उसने इस ढंग का जो है बाडम्बरी, झूठ, पाखंड, धूर्त, ढोंग, भाग, भगवान, जाति, धर्म, ऊंच नीच, सारे, आपको पता होगा सर कि इस देश में हिंदी भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, देवनागरी भाषा में 53,000 शब्दों का निर्माण किया गया है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। जबकि अंग्रेजी में 12,000 शब्द है जो दुनिया पर राज कर रहा है। तो ये समझना हम लोग को है सबसे बड़ी जो गुलामी का मुख्य कारण है आज जैसे वर्तमान में,
कि 180 सांसद ओबीसी के हैं, 131 सांसद एसटी और एससी के हैं, फिर भी किसी के मुंह में जुबान नहीं है। तो वे लोग उन्हीं को टिकट देते हैं जो जय श्री राम करते हैं, जो दुआ पत्थर से मांग के जाते हैं, जो किसी मंदिर से दुआ मांग के जाते हैं। तो उनको तो नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। राइट सर, नथिंग है नॉलेज ऑफ एनीबॉडी, किसी को नहीं है। एकदम मैं चैलेंज करता हूं। तो अगर जानने वाले भी लोग हैं तो बाबा साहब ने कहा था कि पिट्ठू हैं, दलाल हैं, चमचे हैं, या तो वे भड़ुए हैं। जो संविधान की बात नहीं करता है वैसे लोग बैड एलिमेंट्स आज देखिए सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में है, विधानसभा में देश में है। तो उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है ईट ड्रिंक एंड मेरी, नॉट केयर फॉर टुमारो। खाओ पियो मौज करो, कल की चिंता मत करो। कल की मतलब हुआ कि समाज की चिंता नहीं करो, देश की चिंता नहीं करो। हमारी दुकान तो चल रही है। आपके झारखंड से बताइए, वीडी राम आईपीएस जीते हुए हैं, डीजीपी हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, बीजेपी से जीते हुए, उनसे क्या समाज उम्मीद कर सकता है? वैसे वैसे लोगों को अगर समाज, तो उनको क्या है, उनका अपना मस्ती है। उसी ढंग से ये ब्राह्मणों ने इस देश के शासन व्यवस्था में एस मैन कमेटी को तैयार किया। हमारे लोग को, आपको पता होगा सर कि जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उस समय आचार्य कृपलानी साहब, बाबा साहब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे। तो आचार्य कृपलानी साहब पूछते हैं कि क्या आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं अम्बेडकर साहब? तो बोला हाँ, इसलिए हम खुश नजर आ रहे हैं कि हमने रानी के पेट के ऑपरेशन कर दिया है। अब इस देश में शासक जो होगा वो मत पत्र के बक्से से निकलेगा, बैलेट पेपर के बक्से से राजा निकलेगा। तो आचार्य कृपलानी का कहा था कि हाँ, हम जानते हैं कि आप संविधान लागू कर दिए डेमोक्रेसी का, लेकिन आपके लोग तो भूखेड़ू हैं, गरीब हैं, लोभी हैं। वो सब कुछ जो है गरीबी में है और लोभी भी हैं। उनको तो हम वोट पैसे से खरीद लेंगे और सत्ता हमारी होगी। उसी समय उन्होंने कहा था। तो बाबा साहब ने कहा था कि हाँ, लेकिन जिस दिन हमारे लोग जाग जाएंगे कृपलानी, वो तुम जैसा भिखारी इस देश में कोई नहीं रहेगा। लेकिन 70 वर्षों के बाद भी इस देश में अगर एससी, ओबीसी, एसटी नहीं जाग पाया है जिस प्रतिशत में जागना चाहिए, क्योंकि इस देश में क्रांति की जरूरत है। भारत में कभी क्रांति हुई नहीं है, कभी सोशल रिवॉल्यूशन जो है इस देश में हुई ही नहीं। अगर क्रांति इस देश में आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा गया तो एक नंद कुमार देव को फांसी पर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रतिक्रिया में वहां हो गया। लेकिन भारत के लोग तो कभी आजादी की क्रांति किया ही नहीं। बोलिए 85 जितने सांसद खाली पार्लियामेंट में खड़ा हो जाएंगे लोग, सोच लेंगे कि लगता है हम लोग को भागना पड़ेगा। लेकिन आज तक लोग जो है गूंगा बने हुए हैं। तो 70% जो 70 बरस हो गया है, और 70 बरस में प्रतिनिधित्व नहीं। हमारे रामेश्वर बाबू तो कहे कि 22%, लेकिन हमको तो पता है कि 6.5% ओबीसी को मिला है ब्यूरोक्रेसी में, 2.5% मुसलमान को मैंडिटी को मिला है, और 11.5% एससी को मिला है। और एसटी तो हम लोग को तो परसेंटेज कहीं नहीं है। जैसे आपको 31 सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पहली बार भारत में दिल्ली में चयन हुआ है, तो बता दीजिए एक भी मैंडिटी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं है। एक तो शेड्यूल कास्ट के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, जितने भी बड़े पद हैं कैबिनेट में 10 मंत्री तबरी भी हुए थे, 12 हुए थे तबरी, अब 10 ब्राह्मण ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये समझने के लिए जिनको हम प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, जिनको पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो वो लोग गुलाम हैं मानसिक रूप से। और मानसिक गुलाम जो मनुष्य होता है सबसे बड़ा गुलाम होता है, क्योंकि मनुष्य को शारीरिक गुलामी अच्छी है, हम लोग को शारीरिक गुलामी होनी चाहिए था, लेकिन मानसिक गुलामी हमारे देश के लोग झेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस देश में जो हमारी जनसंख्या है और मैंडेट जो हमारा है, तो मैंडेट को हमारे लोगों को सही में वो खरीद लेते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो व्यवस्था हमारे देश में है वो गलत है। इतिहास इस देश का पढ़ाई जो है गलत पढ़ाई जा रही है, सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो हम लोगों का रियल इतिहास इस देश का होना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। और सबसे बड़ा यह बात है कि लोकतंत्र को लोग जो है, मैं भी चुनाव लड़ा हिसुआ विधानसभा से, जनरल सीट से एमएलए के लिए, तो मैं भी गया क्षेत्र में खूब दौरा किया, लेकिन सारे लोग पैसे मांगते हैं। बताइए, तो पैसे मांगने वाले लोग क्या वो लोकतंत्र को जानेंगे? क्योंकि उनको वास्तविक शिक्षा इस देश में ही मिला ही नहीं। और शिक्षा को इसलिए आज भी जो सरकार हमारी है, शिक्षा को जो रोक लगा दी है, ये जो कोरोना के नाम पर है, मैं नहीं मानता कि कोरोना की दैट इज रियल डिजीज है, नहीं,
ये सब इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है इस देश में, ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है इस देश में। और इस देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना, और उसके बाद देखिए आगे आने वाला समय में इसको आर्थिक गुलाम बनाकर जो है राजनीतिक सत्ता, चूंकि एमएस गोलवरकर एक, और अभी जो हम लोग अपशब्द बोलते हैं या कोई खराब शब्द जो आपको मोदी जी पर प्रयोग करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है। मोदी जी को ऐसे हैं उसे आरएसएस के सदस्य कि उनको तो आरएसएस चड्डी खोला लेगा मोहन भागवत, उसकी क्या औकात है कि इस देश में क्या कुछ कर सकता है। सब कुछ तो कर रहा है मोहन भागवत। मोहन भागवत जो है इस देश के पुष्पमित्र शुंग बने हुए हैं, और वही इस देश पर सारी व्यवस्था संचालन कर रहे हैं। आईएमएस गोलवरकर के सिद्धांत को इस देश में लागू कर रहे हैं। एमएस गोलवरकर अपने बंच ऑफ थाउट में लिख के गया है कि इस देश में अगर शासन व्यवस्था में रहना है तो संविधान जो है जहरीला बीज है। आप गौर करेंगे, उन्होंने लिखा है बंच ऑफ थाउट में कि संविधान जहरीला बीज है। एक, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय भी इस देश में संविधान दिल्ली में जलाया गया था। जब मोदी की सरकार आई 303 व्यक्ति जीत के, तो आज भी संविधान जलाया गया। तो ये संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। चूंकि संविधान में इसलिए नहीं विश्वास रखते हैं चूंकि वो असमानता को मानते हैं, डाइवर्सिटी को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उच्च नीच को मानते हैं। तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ हमको वो कैसे दे सकते? सही बात। हमारे लोग जिसमें हमारे लोग दोषी हैं, वो दोषी नहीं है, स्पष्ट मेरा कहना है। वो दोषी कैसे होंगे? जो 12-15% है साहब, आप 85 आप भीख मांगते हैं, उनसे टिकट मांगते हैं, उनसे जीतने की उम्मीद करते हैं, आप जाते हैं, इसका मतलब वो दोषी नहीं, हमारा समाज दोषी है। और हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जो है वो जो है दलाली और चमचे, या तो कहिए मानवर कांसीराम के शब्दों में कि भगवागिरी लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में आज 70 वर्षों में 71 वर्षों में भी संविधान लागू नहीं होने का मूल कारण है कि उसे तो सामाजिक क्रांति करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए। हमारा समाज ठीक है, अवेयरनेस नहीं था, और जब जागा तभी सवेरा। हमारे पिताजी अनपढ़ थे, मैं मास्टर डिग्री हूँ, मैं इस देश के इतिहास को जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, हम क्यों नहीं जगाएंगे? लेकिन हमारे लोग आप उसी में ही राजनीति करते हैं जो उनकी गंदी राजनीति है, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आज तक कोई पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहता कि ओबीसी का फूल क्यों नहीं हुआ? अच्छा, जब ओबीसी को आपको संविधान में 340 में बाबा साहब ने दे दिया, जिसकी 52 से 60% आबादी है, और उसको जब संविधान में दे करके तो कहा बैकवर्ड, पटेल साहब ने कहा था, उस क्वेश्चन को बना करके, और सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड माना गया था, और उसी के कारण, इस पॉइंट के कारण बाबा साहब रिजाइन दिए थे। सुरेश सर, आगे हम लेंगे आपसे बात। ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये हम दूसरे सवाल के साथ आपके साथ और डिटेल में हम लेंगे, क्या मतलब हुआ बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुरेश पासवान जी अभी आपके सामने बात रख रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ बता दी, मतलब मुझे लगता है कि 2-4 घंटे की बातें उन्होंने 5 मिनट में बता दी। बहुत ही आपको आभार व्यक्त करता हूं मैं। लेकिन उन्होंने जो मुख्य बात की वो है मानसिक गुलामी। 70 साल हो गए और लोग जो है उसी में मानसिक गुलामी, और चुनाव के टाइम में जैसा ये चुनाव लड़े तो लोग पैसा मांगते हैं। हाँ, तो फिर जो पैसा मांग रहे चुनाव से, वो अधिकार कैसे मांगने के हो सकते हैं? ये सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अभी पीपीआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर जी के पास। रामेश्वर जी, आपसे आग्रह है कि आप अपना वीडियो ऑन है लेकिन बैक कैमरा आपका चल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन करिए। जी रामेश्वर जी। जी सर। हाँ, आपका पीछे का कैमरा चल रहा है, आप उसको ठीक कर लीजिए। ये मैंने एक प्रश्न रखा गया है। हाँ, कि आजादी के नहीं रामेश्वर सर, हेलो जी सर, आप अपना कैमरा ठीक करिए। आपका पीछे का कैमरा चल रहा है, आगे का कैमरा नहीं चल रहा है। नहीं सुनाई ठीक से पड़ रही सर। आपका कैमरा जो है नहीं है ठीक। आवाज नहीं आ रही है सर। आप फिर से ज्वाइन करिए एक बार। हाँ, हम रंजीत जी के पास चलते हैं। रंजीत जी, आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए। आपके पास हम चलते हैं सुरेश जी के पास फिर चलते हैं।
कि यस आप सर। जो सर बता रहे थे कि 85% जो है क्यों अपने 15% वाले को सत्ता सौंपते आ रहे हैं जी। सुरेश सर आप बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए। इसलिए सर 15% वाले ही लोग सत्ता में हैं। हम्म। दुनिया में कोई भी वर्ल्ड में शासन अगर किया है हम्म। तो वो दिमाग से करता है, भुजबल से नहीं करता है। हम्म। राजतंत्र में ताकत की जरूरत होती थी, हम्म। लेकिन इंडिया नहीं, वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री है तो हम्म। वह शासन जो होता है दिमाग से होता है। हम्म। एक दूसरी बात है कि मनुष्य का जमात शासक नहीं हो सकता है। हम्म। और इस देश में जमात है तो जमात को ही कहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है, अजूबा दुनिया का देश है। ये भारत में 8वां अजूबा है। हम्म। दुनिया में 7 अजूबा अभी तक मिला है, लेकिन कहिए कि भारत एक में एक 8वां अजूबा मिला है कि जिसकी आबादी इस देश में 85% है, वो हम्म। गुलाम है और 15% लोग शासन कर रहे हैं। ये 8वां अजूबा दुनिया में है, भारत में है, जो वर्ल्ड में इसको देना चाहिए कि देखो भाई दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहां 8वां अजूबा मिल गया। तो लोग पूछेंगे क्या कि जिसकी आबादी 85% है वो लोग गुलाम हैं, हम्म। जिसका 15% है वो लोग शासन कर रहे हैं। हम्म। इसलिए ये तो दुनिया में शासन जो भी लोग किए हैं, हम्म। जितने भी लोग किए, राजतंत्र को छोड़ के मैं बात करता हूँ हम्म। लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े हमारे देश की समस्या है कि हम्म। कास्ट जो हमारे देश में शासकों ने बनाया, ये तो 13वीं शताब्दी से बनाया गया हम्म। और ये कास्ट ही कष्ट हो गया। और कास्ट क्यों बनाया, चूंकि मैं हिस्ट्री में नहीं, खाली एग्जांपल देना चाहता जी हूँ जी। कि अशोक सम्राट काल में सिर्फ शूद्र कहा था भारत के मूल निवासियों को, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग के बाद इन्होंने कब्जा किया तो धीरे धीरे अध्ययन किया कि और कैसे हम करें कि लंबी राज करें। हम्म। तो आपको इसलिए दिमाग लड़ाया कि इसको वर्ग के आधार पर, पहले वर्ग को कर्म बांट दो, काम बांटो, काम को कास्ट कर दो, माने वर्क हम्म। दैट इज कॉल्ड कास्ट। हम्म। जो आपका काम है वही आपका जाति है। मछुआरा है, दर्जी है, हम्म। सोनार है, सब देखिए काम पर आधारित उसका जाति को डिवाइड किया हम्म। और उसके बाद उसको ठोस बनाया। ठोस बनाया मुगल काल में। अकबर के दर काल में ऐसा व्यवस्था किया ब्राह्मणों ने हम्म। कि जिस जाति का है जहां अपना वही काम करेगा, उस जाति में तो देश ज्यादा विकास करेगा। हम्म। अकबर ने इंस्पेक्टर इस देश में बहाल कर दिया कि हम्म। जात से हटके कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये ट्रेडिशनल मानी रूढ़िवादिता जो है इस देश में कस के थोपा। एक दूसरी बात है कि जितने भी शासक आए, 667 वर्ष मुगल राज किया, तो उसमें भी ब्राह्मण लोग, दलाल, चमचे, जितने भी उनके थे, अंतरी, मंत्री, अजीर, वजीर, जो कहिए, हरम घर खाने तक के, वो सारे लोग वही थे। जब देखिए भारत में अंग्रेज आया तो वो भी था। बाबर ने अपने वसीयतनामा में लिखा है कि यदि इस देश में लंबा राज करना है तो ब्राह्मणों को लेकर चलना। गौर कीजिए, हम्म। आज मुसलमान को विरोधी बता रहा है। फिर अंग्रेज जब आए उससे भी साठ गांठ करना चाहा। हम्म। अंग्रेज को जो है, अंग्रेज ने साठ गांठ उससे नहीं उतना किया, क्योंकि वो चाहता था इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसने दिया। 3 यूनिवर्सिटी उसने दिया। तो जो मूल यहाँ के निवासी थे, और विदेशी शासक जो होता है तो ब्रेन से राज किया हम्म। और अभी तक कर रहा है। हम्म। इसीलिए 85% बहुजन को, ये 15% वालों सत्ता इतने वर्षों से इसलिए नहीं कि उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता है जो भारत के मूल निवासियों में नहीं है। भारत के मूल निवासियों में नहीं है, उसका मुख्य कारण है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर देंगे। हम्म। जितना आप उनके घर में सामान है वो सब कुछ दान कर देंगे, लेकिन सत्ता उन्हें चाहिए। हम्म। इसीलिए वो सत्ता से जो है अलग नहीं हो रहे हैं। अभी सत्ता जो ले रहे हैं वो 20 वर्षों से ईवीएम के बल पर ले रहे हैं। जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बिजनेस वर्ग को मैनेज किया है। बिजनेस से पैसा लेते हैं, हवाला करते हैं, घोटाला करते हैं, सारी की अर्थतंत्र व्यवस्था पर जो है वो कब्जा किए हुए हैं। अभी हमारे रामेश्वर बाबू ने कहा इस देश में 45 करोड़ लोग जो है दिहाड़ी पर खटने वाले हैं, मूल निवासी, जो प्रत्येक दिन कमाते हैं तब खाते हैं। इस देश में 7% है जिसके पास 24% इस देश की संपत्ति है, और 1%, सही रामेश्वर बाबू ने कहा, 1% है जिसके पास इस देश की 26% संपत्ति है, जी। 73% संपत्ति। सोच सकते हैं इस देश की व्यवस्था, अर्थतंत्र क्या है। तो ये समझना हमारे लोग को। तो सवाल है कि हम वोट मांगने जाते हैं, वोटिंग सिस्टम है, ईवीएम से, वो बताइए पूरा घोटाला इस देश में जी हुआ। सर।
ईवीएम पर 2020 से लेकर के 2002-4 से जब से लागू हुआ है, तो डेली फ्लैश हो रहा है कि ईवीएम से जब दुनिया का डेमोक्रेसी अमेरिका नहीं चला रहा है ईवीएम, तो आप क्यों चला रहे हो जी? जब वर्ल्ड का कोई कंट्री ईवीएम नहीं चला रहा है, सिर्फ भारत में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि घोटाला करके शासन व्यवस्था करना और इस देश के शोषण करना, और इस देश पर जो है ब्यूरोक्रेसी में देखिए हमारे लोग नहीं, भारत के मूल निवासी नहीं के बराबर 6% 11% क्या है, वो भी उनके गुलाम लोग हैं। जिनको मेरिट है, इंटेलिजेंसी है, तो ब्यूरोक्रेसी में वो बोलते नहीं है। जो लीडर हैं तो उनके आर्थिक रूप से उनकी सारी व्यवस्था वो देते हैं, तो वो बोलते नहीं है। वो कहते हैं हम आरक्षण से आए हैं, तो वोट तो उनका मिला है। तो वोट तो उसी समय हमारा हैक कर लिया था 1932 में, यरबदा जेल में ही। तो हमारे लोग भी नहीं बोलते हैं। ओबीसी जो जाते हैं तो 3 हिस्सा, उसमें तो अधिकतर लोग क्राइम्स ऑफ क्रिमिनल लोग से गए हैं, कुछ लोग स्कॉलर गए हैं पार्लियामेंट में। तो यही समस्या है जिसके कारण 15% को ये लोग सौंप रहे हैं। अब 85% जो है रोड छाप बने हुए हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। अब ऐसी जो आज देखिए पूरे देश अस्त व्यस्त है, पूरे देश की स्थिति खराब, आर्थिक तंगी कर रहा है। ठीक है, इस देश में अगर रोग है, मैं वर्तमान पर बोलना चाहता हूं मनोज सर, कि अगर इस देश में रोग है तो वर्ल्ड का अगर ये रोग है तो क्या कैंसर आया था भाग गया, क्या डेंगू आया था भाग गया, क्या एड्स आया था भाग गया? तो इस देश की 4 घंटा जो बंद करते हो देश को, और 12 घंटा बंद करते हो, 24 घंटे तो क्या कोरोना बाहर रहता है फिर अंदर चला आता है? ये नहीं, एक कंस्पिरेसी है इसको आर्थिक तंत्र को बर्बाद करना जी। चूंकि इसमें स्पष्ट किया है, फिर मैं उस बात को बोल देता हूं कि गोल्डबर्गर ने स्पष्ट किया है। फिर हम बात लेंगे सुरेश सर जी आपसे, हम फिर आगे और बात लेंगे आपसे, सारी बातें हम लेंगे। हम रंजीत जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रामेश्वर जी का वीडियो ठीक हो गया, हम उनके पास चलते हैं। रामेश्वर सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जैसे तो डिटेल में बहुत सारी बातें बताया हमको सुरेश पासवान सर ने, जो बिहार से हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से हैं। आप और उसमें क्या कहना चाहते हैं? क्यों मतलब ऐसा? एक तो उन्होंने बताया मानसिक गुलामी है और सत्ता वर्ग की बेईमानी है, दोनों बात सुरेश सर ने बताया विस्तार से। आपको और क्या लगता है जी? देखिए सर, ये लोकतंत्र में जो है ना बहुमत का शासन होता है। ऐसी इस स्थिति में ये शासन जो है हमारे देश में मूल निवासी 85% वालों का होना चाहिए, लेकिन शासन जो है 15% वाले का है। ये सचमुच में जैसा कि सुरेश बाबू बोले कि ये जो है 8वां आश्चर्यजनक चीज है ये, कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर अल्पसंख्यक शासन करता हो और विदेशी शासन करता हो, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यक और विदेशी शासन कर रहा है। तो इसके कई कारण है। इसमें हम मुख्य रूप से 3 कारण जो है हमारे नजर में दिखाई पड़ रहा है जी। पहला ये है कि एक अंग्रेज, और दूसरा ये 15% वाले धूर्त चालाक लोग, और तीसरा हमारे अज्ञान 85% वाले लोग जी। ये 3 कारण दिखाई पड़ता। पहले तो अंग्रेज जब देश आजाद हुआ तो सत्ता को जो है ट्रांसफर कर दिया ब्राह्मणों के हाथ में। ब्राह्मण जो है, देश 1947 में आजाद हुआ और 1952 में पहला चुनाव हुआ। इसके बीच में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ब्राह्मण, जो माने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने ब्राह्मण। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने इस बीच में ही, और उसके बाद जो है 1952 में जो चुनाव हुआ तो उसमें जो है ये कांग्रेस, उसमें तो कांग्रेस पार्टी सशक्त पार्टी थी और ब्राह्मणों की पार्टी थी। तो उसमें जो है मैंने 60% जो ब्राह्मणों को टिकट दिया, और उसमें से 56% सीट जीत करके गया और संसद में कब्जा कर लिया, कार्यपालिका में कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है कार्यपालिका के माध्यम से न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया। इधर जो है जब ये सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मणों को बनाया गया। जितने भी ऊंचे पद थे, आईएएस, ये आपके जो है तीनों सेना का अध्यक्ष, ये आपका रॉ ब्यूरो जो आईबी का जो है, ये सब प्रमुख जो थे सब ब्राह्मणों को भर दिया गया। यहाँ तक कि सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी जो है के पद पर भी जो है ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया। इस तरह पूरा जो है ब्राह्मण तंत्र बन गया। और उसको जो है
आगे बढ़ाते हुए आज भी जो है यही व्यवस्था है। सभी जगह कार्यपालिका, न्यायपालिका और इस सब में जो है कब्जा किए हुए हैं, और जी। उसी के माध्यम से ये 15% देश में शासन कर रहा है। इसके इसके अलावे भी बहुत से कारण है, जैसे कि ये लोग 15% लोग जो है संगठित है, जबकि हमारे जो है मूल निवासी बहुजन समाज के लोग संगठित नहीं है। जाति व्यवस्था के कारण हमें जो है 6,743 जातियों में बांट दिया गया। इसे भी कर्मिक असमानता की व्यवस्था कर दिया गया है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, घृणा द्वेष, जिसके कारण जो है हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अंबेडकर साहब ने संगठित होने के लिए कहा, तो हम लोग जो है अपना अपना जाति का अलग अलग संगठन बना करके जो है लड़ रहे हैं। जय भीम बोल रहे हैं। तो ऐसे सत्ता में हम लोग आ पाएंगे? कभी नहीं। उसके बाद हमारे 85% लोग में जागृति की कमी है। हम जो है अपने दोस्त दुश्मन को नहीं पहचान रहे हैं। हम दोस्त को दुश्मन समझ रहे हैं और दुश्मन को दोस्त समझ रहे हैं। दुश्मन की पार्टी को जो है हम लोग वोट दे दे करके जो सत्ता में भेज रहे हैं, और हमें जो है और हम शोषित और शासित हो रहे हैं। उसके बाद जो है ये 15% शोषक जातियां हमें धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। ये जातियां गुमराह कर रही है और वोट को अपने पक्ष में कर रही है। फलतः 15% हमेशा सत्ता में आ जाता है। जी सर। इसके अलावे जो है ये 15% लोग जो है दो धड़े में बटे हुए हैं मुख्य रूप से। एक सेकुलरवादी हैं, तो दूसरा जो है सांप्रदायिक हैं, धार्मिक हैं। ये लोग जो है आपस में जो है हमारे मूल निवासी को बेवकूफ बना करके अपना अपना गुट में रखे हुए हैं, और वोट के समय में जो है ये लोग जो है वोट देते हैं सत्ता में, चाहे ये जाए सेकुलरवादी जाए या ये सांप्रदायिक पार्टी जाए, सत्ता तो उसी 15% का होगा। इस चीज को हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं जी। उसके बाद कुछ पार्टियां तो 85% की बात करती है, बहुजन की बात करती है, लेकिन उसमें भी जो है 15% घुसे हुए हैं, और वो जो है 15% जो है अपने ढंग से उसको नियंत्रित करते हैं। और इससे जो है हमारे संगठन जो है हमारा संगठन कमजोर नहीं हो सकता, कमजोर होता चला जाता है। अंबेडकर साहब ने हमें सचेत किया था कि ब्राह्मणों को अपने संगठन में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए, लेकिन हम जैसा कि कहे थे, अंबेडकर साहब का कहना था, जो 4 दिसंबर 1954 को तृतीय बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण अगर कोई भी रंग धारण करता है या फिर कोई भी संगठन, मूवमेंट या पार्टी में शामिल होता है, तो भी ब्राह्मणों के मूल स्वभाव में बदलाव होने वाला नहीं है। इसीलिए भारत के मूवमेंट को लीड करने के लिए अगर हम ब्राह्मणों को अलाउड करते हैं, तो ब्राह्मण उसके पोजीशन का उपयोग करके मूवमेंट को मिसलीड और मिसगाइड करेगा, ताकि असमानता की व्यवस्था को बरकरार रख सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि ब्राह्मण को गलती से भी किसी भी संगठन में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे संगठन के लोग जो है, जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, ये लोग जो है ब्राह्मण को गुस्सा करके संगठन को कमजोर कर रहे हैं, और हमारे लोग जो है इसी में खुश है। ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं सर, और ये सभी जी, और ये छोटे छोटे पार्टियों में ये जो है ये क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जिससे हमारा जो है राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। जो हमारा जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, जो लोकतांत्रिक माने उद्देश्य की बात है, वो पूरा नहीं हो सकता है जी। यही कारण जो है हम 15% लोग जो है हम प्रशासन कर रहा है, और हम 50% रहती हुई भी हम सत्ता से बाहर हैं, शोषित हैं, शासित हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी हमारे जो आपके सामने जो बात रख रहे थे, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष थे झारखंड के। चलिए हम चलते हैं मूल निवासी संघ की ओर। मूल निवासी संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है रंजीत बास्के जी हमारे साथ जमशेदपुर से। रंजीत सर, ऐसे तो बहुत सारी बातें आ गई कि नुकसान हुआ बहुत ज्यादा लोगों का, आप बताइए। और ये जो लागू नहीं हुआ, आप माइक को अनम्यूट कर लेंगे, ये जो इतने सालों तक रही 15% सत्ता में है, कितना नुकसान आपको लग रहा है?
85% वाले को कितना नुकसान, और आपको क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? जी रंजीत जी। जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। जी। सर, सिंधु घाटी सभ्यता के से ही हमारे मूल निवासी भाई लोग हम्म तो बाहर से आर्य लोग आए, जो आक्रमण किए, हम्म तब से हमारा जो विकास का मार्ग है, हम्म उस मार्ग को हमेशा वो लोग बाधित किए, हम्म और उस बाधित से हम अपने जो इकट्ठा होना चाहते थे हम्म उसे भी हमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिए, हम्म ताकि ना हम इकट्ठा हो सकें और ना हम प्रगति पथ पर चलने के लिए कुछ अपना विचार रख सके, विचार दे सके। ऐसा नहीं हो पा रहा है। और अब का जो राजनीति है, 15% लोग जब भी वोट में खड़े होते हैं हम्म तो हमारे मूल निवासी भाई को लेके खड़े होते हैं, उनको साथ में रखते हैं, उनको बढ़िया से खिलाते पिलाते, जब तक वोट है तब तक साथ में रखते हैं। हम्म और वोट लेने का भी जब रहता है तो कुछ आर्थिक दान के स्वरूप में देते हैं कि वोट दे देना, ले लीजिए। तो उनको जो मिलता है वो तत्काल वो जीने खाने के लिए ही मिलता है। हम्म ये हमारे मूल निवासी भाई को ये सोचना चाहिए कि हम एक वोट का कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है वोट का, उस वोट का कीमत को हमारे मूल निवासी भाई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसी का दुर्दशा आज हम लोग भोगत रहे हैं। आज हमारे सांसद 131 सांसद है, हम्म और 131 सांसद जो है वो विभिन्न पार्टियों से है, हम्म छोटी छोटी राज्य प्रदेश संगठन से भी है। तो ये लोग जो जाते हैं वहां सांसद में, उस संसद में जाकर हमारे मूल निवासियों का जो गतिविधि है, जो उनके ऊपर अभी शोषण हो रहा है, उस शोषण के लिए वहां आवाज उठाते ही नहीं है। जब तक हमारा मूल निवासी भाई एक ढांचा में नहीं आएंगे, एकत्रित नहीं होंगे, मूल निवासी अपने आप को नहीं कहलाएंगे, तब तक हम अपनी जो आवाज है और अपनी जो हमारा जो शोषण के खिलाफ हमको एकजुट होना ही पड़ेगा। बाबा भीमराव जी बोलते हैं ना, लिखे हैं कि शासक, हमें शासक वर्ग बनना, अपने दीवार पर लिख दीजिए कि हमें शासक वर्ग बनना। तो ये हमको अपनाना पड़ेगा। ये जब तक हम नहीं अपनाएंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो हमको चाहिए कि हम अपने लोगों को मूल निवासी कैसे बनाएंगे। हर लोगों का मूल निवासी पहचान होना बहुत जरूरी है। जब तक मूल निवासी का पहचान नहीं होगी, तब तक हम लोग को आपस में ऐसा कभी मतभेदे होते। इसीलिए मूल निवासी पहचान के माध्यम से ही हम लोग एक हो सकते हैं, एक सूत्र में बन सकते हैं। यही हमारा मजबूती है मूल निवासी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजीत जी, अभी हम चलते हैं सुरेश सर के पास। सुरेश सर, ये तो एक सॉल्यूशन की ओर हम जा रहे हैं, अभी अंतिम पड़ाव में भी है, और अब हम अंतिम कुछ क्षण हमारे पास बचे हुए इस कार्यक्रम का। बहुत सारी बातें आगे भी हम करेंगे इस मुद्दे पर। आप बताइए सर, ये तो समस्या है और ये इसका कारण ठीक है, हम उनको ठीक नहीं कर सकते। जैसे कहा
कि भाई वो ब्राह्मण ऐसा है कि रामेश्वर जी ने बताया कि वो ठीक होगा ही नहीं, उसको एंट्री नहीं देना चाहिए। सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप, कैसे 85% जो है सत्ता में आए और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो? जी सुरेश पासवान जी। मेरी आवाज जा रही है हाँ सर? आ रही है बिल्कुल। नहीं आ रही है। नहीं अभी आपने फिर उसको म्यूट कर लिया माइक को, एक बार उसको करिए। हाँ बोलिए, फिर आपने कर लिया, एक ही बार उसको क्लिक कीजिए। ठीक है बोलिए। आ गया सर? हाँ आ बोलिए। गया। सोल्यूशन तो है कि जो हमारा 85% इस देश का जी। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस कंट्री है, तो जो हमारे लोग इसके लिए सोशल रिवॉल्यूशन चाह रहे हैं, हम्म। अगर वास्तविक चीजों से जो देश में, जो हमारे समाज में जो समस्या है, हम्म। उस समस्या से जनता तक के पहुंचाना। और सोशल क्रांति होती है तो आर्थिक विषमता से होती है, जहां सामाजिक विषमता से होती है। हम्म। हमारे देश में दोनों विषमता है, हम्म। सामाजिक विषमता भी है, आर्थिक विषमता में भी, हम्म। दोनों विषमता है। तो ये दोनों विषमता को लेकर के अगर हम समाज में, अगर 6 लाख भारत में गांवों का देश है, अगर हम 31% भी मताधिकार मैंडेट ले लेते हैं तो हम सत्ता में आ सकते हैं। जी। लेकिन जो हमारा समाज है उसे जगाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक समाज को जगाना होगा कि वास्तविक है देश का क्या है। और दूसरी बात है कि ईवीएम को हटाना होगा। ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो आप गांठ बांध लें कि हम लोगों की मूल निवासियों की सत्ता आने वाली नहीं है, क्योंकि ईवीएम जो है एक षड्यंत्र है और इसीलिए वो सत्ता लगातार जो है। अच्छा, अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे लोगों का इतना दिमाग को बना दिया गया है कमजोर, कहते नहीं कांग्रेस अच्छा है, नहीं नहीं बीजेपी खराब है, कांग्रेस। अरे भाई, तो कांग्रेस का जन्म 1885 और आरएसएस का जन्म 1925, आप गौर करें। अब बीजेपी का जन्म 1980, तो उसी ने तो जन्म दिया आरएसएस को और उसी ने बीजेपी को। आज 167 सांसद जो हैं कांग्रेस के बीजेपी में हैं, तो फिर वो तो वही जालिम है कि हम में राम तुम में राम है खड़क खंबे में, हर जगह तो वही जालिम खड़ा है। तो फिर कांग्रेस हमारा कैसे हो सकता है? आज तक भारत में जितनी भी पार्टियां बनी है ओबीसी का, एक भी नेशनल नहीं हो सका है क्या? एक भी नेशनल कोई बता दे, एक भी नेशनल पार्टी नहीं है, जबकि उनकी 5 पार्टियां नेशनल है इस देश में। तो ये समझना होगा हमारे ओबीसी समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को, और ईवीएम के विरोध में समाज में आंदोलन करना होगा। अगर आंदोलन और क्रांति नहीं होती है, क्योंकि देखिए क्या कहता है, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जब सड़क पर सन्नाटा छा जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो उसी ढंग से हमारे देश का संसद जो है, जो चाह रहा है वो कर रहा है, हमारे लोग तो सड़क पर उतर नहीं रहे हैं। इसलिए इस देश में क्रांति, हाँ सोशल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हमको रिवोल्यूशन करना है, हाँ ये कि नहीं संवैधानिक क्रांति करना है। जी जी। हम वायलेंस को नहीं चाहते हैं, हाँ हम वायलेंस को चाहते हैं। लेकिन नॉन वायलेंस रिवोल्यूशन अगर होता है तो समाज में अवेयरनेस होता है, क्योंकि उस समय क्रांति जो लोग करने वाले थे अंग्रेजों के विरुद्ध, तो 1 रुपया 8 आना चंदा करके वो क्रांति कर रहे थे। और जितना भी अंग्रेज की यहाँ सुविधा के लिए तो ट्रांसपोर्टिंग भी इनको मिल गया, उसमें तो मोबाइल था नहीं। तो इसलिए हम लोग को संविधान के तहत सोशल रिवोल्यूशन करना ही होगा और समाज को जगाना होगा। जो हमारा समाज गुलाम है, और गुलाम जो है मानसिक रूप से है। हमारे लोगों को आचार्य कृपलानी साहब ने गलत नहीं कहा था, आज तो वो सत्य प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए 15% से सत्ता छीनने का रास्ता लोकतांत्रिक ढंग से हम कर सकते हैं। हम समाज को जगाएं, क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी, ईवीएम के विरोध करेंगे, सामाजिक जागृति पैदा करेंगे। कास्ट जो है वो जाति नहीं, जाति तोड़ने की व्यवस्था जो होगी वो तो कर दिया। वो अगर कर रहा है शासन तो अपनी व्यवस्था कर लिया है, वो आज उसका फसल काट रहा है। जाति जिसने बनाया उसका फसल काट रहा है। हमारे लोग इतने गधे हैं कि दुसाध के नाम पर, चमार के नाम पर, जादव के नाम पर कूद रहे हैं। हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जाति क्या तुम्हारे बाप दादे ने बनाई? ये तो पुरानी बात है। अरे भाई, तो क्यों इतनी खराब खराब बातें कहा कि यही गड़ेरिया पासी तीनों सत्यानाशी? किसने ये मुहावरा बनाया? किसने कहा कि दुसाध से सवा बीता धरती छुआता है? किसने कहा कि नौवा नफंदरी धोबी खुजा दुसाध दोस्तिन माने दुसाधों का जात? आखिर जो पढ़े लिखे लोग थे
जालिम लोग उसने फरेज बना करके हमारा समाज को अपमानित किया, और आज उसी पर आप गर्व महसूस कर रहे हो। जाति पर गर्व करने का अर्थ है कि वो जाहिल है, अभी भी मूर्ख है, वो लाख डिग्री ले ले। जाति को मैं नहीं मानता, और जाति व्यवस्था जब तक नहीं टूटेगी, लोकतंत्र में सफलता और 85% को सत्ता आना, इट कांट बी पॉसिबल, जी जी संभव नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जाति बहुत बड़ी समस्या आपने बताई। क्योंकि बाबा आप साहब ने तो जी 4 जी कैटेगरी बनाया। हम्म बाबा साहब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी बनाया, और तो किसी को बनाया नहीं। जी जिसने जी की उतनी बड़ी जाति का विडंबना खड़ा किया, उसको 4 जी कैटेगरी दिया। इसलिए इतना बिंदु पर हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सामाजिक जागृति, अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत है। जी आज चाहे एमबीएन हो, चाहे एमएनटी, जो भी न्यूज चल रहा है देश में, हम्म जैसे टीवी है, तो आज जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमको शासन कर रहा है, तो हमारे घर में तो ब्राह्मणवाद भीतर में चल रहा है टीवी पर, तो गुलाम हमको बना रहा है मानसिक रूप से, हमारा बाल बच्चा को। हम लोग टीवी देखना छोड़ दिए, आज तक देखते ही नहीं। हम तो लगता है कई महीना हो गया टीवी नहीं देखते हैं। तो जी बताइए, तो उसमें तो यहाँ जो है शासक लोग हमको भीतर हेल करके हमको गुलाम बना रहा है। हमारे लोग जो है उस पर अगरबत्ती जला रहे हैं, ऐसे जी घूम रहे हैं, तो यही कारण है सबसे जी बड़ी जी गुलामी, जी यही जी जी, इसको बहुत बहुत ठुकराना धन्यवाद। होगा। जी जी यस सर। रामेश्वर सर, हम अंतिम हम आपसे जी मैसेज ले रहे हैं। आप हमें जी बताइए, जैसे रंजीत जी ने भी संदेश दिया कि हमें मूल निवासी पहचान अपनाना ही होगा, सुरेश बाबू ने भी ये कहा कि ये कास्ट ही प्रॉब्लम है। आप उसको कैसे देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन? जी देखिए देखिए, देश में जो है आज जो है ये ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, पूरा जो है ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, और ब्राह्मणवाद जो है विषमतावादी व्यवस्था है जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र का सिद्धांत जैसे पहले कह चुके हैं कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है, जी और ब्राह्मणवाद जो है बिल्कुल इस सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा भारत का संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चारों तत्व का जिक्र किया गया है। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय, चारों तत्व का जिक्र किया गया है। अगर इस संविधान को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, जी इसमें कोई संदेह नहीं है। हम 85% मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी जो है, जो महापुरुषों फूले और अंबेडकर की विचारधारा, समानतावादी विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और हम जो है हमारा पार्टी जो है लोकतांत्रिक भी है ना। इसका उद्देश्य है संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना। जी हम सत्ता में जब आएंगे तो हम जो है ये जो है जितनी भी ये जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है, जितनी भी असमानताएं हैं उसको दूर करेंगे, और जब असमानता दूर होगी तो हमारा वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। मेरा यही कहना है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्टों ने बहुत ही न्याय किया विषय के साथ। अब 85% लोगों को जागने की जरूरत है। जब इतने लोग समझा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए। हालात बहुत बुरे हैं, अगर नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये इससे भी बुरे हालात में ले जाएंगे। इसलिए 15% लोगों को सत्ता से बेदखल करना बहुत जरूरी है। वहीं से धार्मिक और जो भी परिवर्तन होना है, व्यवस्था परिवर्तन वहां से हो सकेगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे, बिहार से जुड़े हुए थे पीपीआईडी के मूल निवासी सुरेश पासवान जी, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे रंजीत बास्के जी, और मूल निवासी रामेश्वर मंडल जी हमारे साथ साहेबगंज से जुड़े हुए थे। एमबीएन न्यूज नेटवर्क को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, और अधिक से अधिक तक इस तरह कार्यक्रम और जो विचारधारा, जो वैचारिक लड़ाई है, इसको हम मंजिल तक पहुंचाने में सफल हो सके। सभी पैनलिस्टों के साथ दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और फिर कल मिलते हैं शाम के संध्या 7 बजे। तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। चलिए सर।